नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संभल विवाद के बाद संसद से लेकर सड़क तक बवाल देखने को मिल रहा है। विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। शीतकालीन सत्र के दौरान हर रोज संसद में संभल का मुद्दा उठाया जा रहा है और जमकर हंगामा किया जाता है। अखिलेश यादव की बौखलाहट तो इतनी बढ़ गई है कि योगी सरकार पर आरोप लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते और एक ही बात बार बार दोहराए जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की आज संभल जाने की जिद पर उस वक्त पानी फिर गया जब उनके काफिले को पुलिस ने गाजीपुर फ्लाईओवर पर ही रोक दिया। प्रशासन की सख्ती के बाद आखिरकार राहुल गांधी को वापस लौटना पड़ा। इस बीच खबर यह भी आई कि ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और नारेबाजी शुरू हो गई। पहले लोगों की कांग्रेस समर्थकों से झड़प हुई, उसके बाद गुस्साए लोगों ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई भी कर दी। इन सब के बीच संभल में जांच के दौरान पुलिस को अलग अलग सबूत भी मिल रहे हैं और कई तरह के बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। संसद से लेकर संभल तक बवाल देखने को मिल रहा है, जमकर बयानबाजी हो रही है, लेकिन क्या लग रहा है विपक्ष इस मुद्दे को जितना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश हो रही है, क्या ये मुद्दा उतना बड़ा है? देखिए, ये विपक्ष नहीं है, विपक्ष में कुछ पार्टियां हैं, विपक्ष में कई पार्टियां हैं। उसमें से क्या स्टालिन की पार्टी इस मुद्दे पर ज्यादा हंगामा कर रही है? क्या कम्युनिस्ट पार्टी इतना ज्यादा बवाल क्रिएट कर रही है? अगर शरद पवार की पार्टी की बात करें, क्या सुप्रिया सुले ने कोई बड़ा बयान दिया या शरद पवार ने कोई बड़ा बयान दिया, या फिर उधर ही उद्धव ठाकरे बीच में बैठे हुए हैं, न इधर के हैं न उधर के हैं, क्योंकि उनके साथ वैचारिक कंफ्यूजन है, लेकिन उनके पार्टी के लोगों ने भी कुछ नहीं बोला। अगर एक एक स्टेट की बात करें, साउथ इंडिया में भी चलते हैं, अगर केरल से, तो केरल में वामपंथी पार्टी की सरकार है। क्या वामपंथी पार्टियों में से कोई भी सांसद हंगामा करने के लिए तैयार बैठा है? संसद में किसी ने कोई ऐसा सवाल उठाया है? या फिर तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी सत्ता में है, क्या उसने सवाल उठाया है? या फिर वाईएसआर सीपी हो या केसीआर की पार्टी हो, पीआरएस, इन लोगों ने सवाल उठाया? ये सारी पार्टियां तो अपोजिशन में बैठी है, लेकिन इन लोगों ने सवाल नहीं उठाया। महाराष्ट्र में अगर आते हैं तो वहां भी शरद पवार या उद्धव ठाकरे की पार्टी साइलेंट है। अगर नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स की बात करें तो राजद, सपा, कांग्रेस, इन तीन पार्टियों के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी नेता ने बड़ा बयान दिया? ममता बनर्जी भी बीच बीच का रास्ता अपना रही हैं। वो बांग्लादेश की बात करती हैं और बीच में कभी संभल की बात कोई नेता कर दिया तो बड़ी बात है, लेकिन वो संभल के मुद्दे पर संसद के अंदर भी अखिलेश यादव के सपोर्ट में नहीं आती। अगर बिहार में राजद है तो राजद का तो ये पॉलिटिक्स है, अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात है तो वो उसका पॉलिटिकल स्टैंड है, और कांग्रेस, ये तीन पार्टियों के अलावा विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो पूरी तरीके से संभल करता हुआ नजर आता है। और इन तीन पार्टियों की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि बिहार में राजद को लगता है कि मुसलमान हमारा वोट बैंक है और मुसलमानों को नाराज नहीं किया जा सकता। किसी भी स्तर पर मुसलमानों के अलावा हमें कोई जीत दिला ही नहीं सकता है, ऐसे इनकी मान्यता है। और ये समझते हैं कि अगर मुसलमान छिटक गया तो हम बिहार में कभी सत्ता तक नहीं पहुंच सकते, ऐसे भी संभावना कम है, लेकिन जो संभावना है वो मुसलमानों के साथ ही है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन को ऐसा नहीं लगता। हेमंत सोरेन को लगता है कि आदिवासी हमारे साथ होना चाहिए झारखंड में, मुसलमान थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे, ठीक है, नहीं सपोर्ट करोगे तो जाओ, तुम सपोर्ट किसको करोगे? कांग्रेस हमारे साथ रहेगी, कांग्रेस को सपोर्ट करोगे, हमारा सपोर्ट करोगे। अगर हमारा सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर होगा क्या? फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, जो तुम चाहते नहीं हो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि हमारे अलावा तुम जाओगे कहां? अगर हम तुम्हें कुछ भी कर लें, पूरे दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करवा दें, हर 5वें दिन हनुमान मंदिर चले जाएं, जितना भी हम हिंदुत्व का प्रदर्शन कर दें, फिर भी यहाँ का मुसलमान जाएगा किसके साथ? जाओ कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस के साथ जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी। ये डर है इन लोगों का। समाजवादी पार्टी को लगता है कि यहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दोनों में कंपटीशन है, और इन लोगों के बीच यह भी कंपटीशन है कि किस तरीके से हम मुसलमानों को अपने साथ ले सके। इसलिए ये संभल के मुद्दे पर एक नहीं है, बल्कि संभल के मुद्दे को पर कंपटीटर हैं और एक दूसरे से ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं ने कहा राहुल गांधी नौटंकी कर रहे हैं। क्यों कर रहे भाई?
जब संसद के अंदर आप अखिलेश यादव का सपोर्ट नहीं कर रहे हो और बाहर में जाकर ड्रामा कर रहे हो, ये अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों का कहना है। और इसलिए सब मुस्लिम परस्त राजनीति में कंपटीटर है एक दूसरे को, और प्रतिस्पर्धा इस बात के लिए है कि कौन कितना कट्टर मुस्लिम समर्थक है, और इसी को लेकर ये राजनीति चल रही है। क्योंकि संभल का विवाद इन लोगों को समझ से ऊपर है। संभल में विवाद ही हिंदू मुसलमानों का नहीं है, संभल में विवाद पुलिस और मुसलमानों का है। ये जिसकी बात कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं, ये पीड़ित परिवार कौन है भाई? ये कौन पीड़ित है? जिसकी मौत हुई है, जो पुलिस की गोली से मारा गया है, वो पीड़ित है, उसका परिवार पीड़ित है। क्यों? जब तुम पाकिस्तान के कारतूस लेकर, कट्टा लेकर गोली चलाने के लिए आए थे, तो तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम माफिया हो, तुम गुंडा हो, तुम आक्रमण करने के लिए आए हो। आक्रांता, तो आक्रांता शब्द तो मुसलमानों के साथ जोड़ देना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर से ही आक्रांता ही रहा है। यहां मुस्लिम सोसाइटी का मतलब है आक्रांताओं का पूरा विरासत। अगर इन लोगों ने 712 ईस्वी के आसपास पहला आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो उसके बाद से आक्रमण ही करता रहा, और यहां रहकर भी आक्रमण ही कर रहा है, और अभी भी आक्रांता ही है। किस बात का ये आक्रमण अब कर रहा है? क्योंकि इसका मोडस ऑपरेंडी चेंज हो गया। पहले जमीन के लिए, फिर संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, हमारे सांस्कृतिक विरासतों पर हमला किया, और अब ये हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमारी बची खुची विरासत को कब्जा करने की कोशिश, और हमें अपने धर्म के प्रदर्शन से भटकाने की कोशिश। ये दोनों आक्रमण का तरीका है, आक्रमण का तरीका इसका बदला है। आक्रांता ये अभी भी है। इसलिए अगर तुम वहां पर पहुंचे, 2, 4, 5 हजार लोग, काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन माना जा रहा है कि 4 से 5 हजार लोग थे। ये किस बात के लिए आए थे तुम? ये मस्जिद बचाने के लिए। तो क्या मस्जिद में सर्वे की टीम नहीं पहुंची थी? बुलडोजर लेकर पहुंच गया था कोई कि टूट रही थी मस्जिद, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, तो बचाने के लिए पहुंचे। और बचाने के लिए पहुंचे कैसे? शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर करते तो कोई बात नहीं थी। ये डेमोक्रेटिक राइट है, सब लोगों का है, सारी कम्युनिटी का है, हर व्यक्ति का है कि आप धरना दे सकते हो। लेकिन धरने में पत्थर का क्या काम? धरने में कट्टा का क्या काम? धरने में कारतूस, बम, बारूद का क्या काम? अगर तुम वहां पर गए थे तो ये देखकर गए थे कि हम अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, या तो एएसआई की टीम या हम। क्योंकि अगर पुलिस वहां मुस्तैद नहीं रहती, तैनात नहीं रहती, एक्टिव नहीं रहती, उसे आदेश नहीं मिला होता। सरकार की यही खूबसूरती होती है कि आप जिस सरकार में हो, पुलिस के पास अपना क्या है? पुलिस तंत्र जो है वो मिसाइल की तरह हो गया है कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका ने मिसाइल दिया तो पाकिस्तान का वो मिसाइल भारत के खिलाफ यूज होगा, अगर भारत को दिया तो पाकिस्तान के खिलाफ यूज हो सकता है। अब अगर मिसाइल का वो कंडक्टर ही निकाल दिया जाए तो वो फुस हो जाएगा। बेसिकली बात यही है, पुलिस के पास ऑथोरिटी, और ऑथोरिटी मिलता है राजनीतिक नेतृत्व से, यही सत्ता परिवर्तित होता। तो फिर क्या होता? मुजफ्फरनगर की तरह होता यहां भी कि पुलिस देखती रह जाती, 2-4 पुलिस वाले शहीद हो जाते इन लोगों की गोलियों से, पत्थरों से, और उसके बाद पिट पिटा के आ जाते और इसका मनोबल बढ़ जाता। आज सत्ता बदल चुकी है, तो योगी ने पहले ही दे दिया है पूरी तरह से छूट कि अगर पहले ये सोचो कि तुम्हारी जान कैसे बचेगी, बाद में दूसरे की जान की चिंता करो। पहले अपनी जान बचाओ, और अपनी जान बचाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए गोली चलाना पड़े तो गोली चलाओ। और गोली कहां चलानी है ये तुम उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सोचो। भाग रहा है तो पैर में दे मार सकते हो, अगर सामने से कोई आक्रमण कर रहा है तो पैर में मारकर ही घायल करो, ये जरूरी नहीं है। जहां मारना है गोली मार सकते हो, ये स्थिति है अभी। तो इसलिए ये लोग जो हमला करने के लिए आया इतने विदेशी हथियारों के साथ, जो अभी इन्वेस्टिगेशन में एक एक करके पता चल रहा है, तो वो जो पत्थरबाजी करने, गोलीबारी करने आया था, वो पीड़ित कैसे हो सकता है? उसकी तो आलोचना करनी चाहिए। क्या राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने एक बार कहा कि वो लोग जो पत्थर लेकर आए थे, हथियार लेकर आए थे, वो गलत थे? एक बार तो कहना चाहिए। आप ये कहते हो कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन कॉन्स्पिरेसी किसकी थी? पुलिस की कॉन्स्पिरेसी। जैसे पुलिस वालों ने उन लोगों को बुला लिया था, पुलिस की नहीं, सरकार की कॉन्स्पिरेसी।
अब सारे कॉन्स्पिरेसी एक तरफा होगी तो दूसरा तरफ जो सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर है उसकी बात भी तो कभी कर लोगे। नहीं कर रहे हो तो यही हाल होगा। राहुल गांधी निकले संभल जाने के लिए और हुआ क्या, बीच में पुलिस ने रोक लगाई और वहां पर जो हिंदुओं की भीड़ थी, ये हिंदुओं की भीड़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां लोग समझ रहे थे, जान रहे थे कि ये संभल जाने के लिए हंगामा कर रहा है। और संभल में विवाद क्या है ये पूरा हिंदुस्तान अभी समझ रहा है, जान रहा है। संसद में जब तुम हंगामा कर रहे हो उस पर भी जान रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने है। तो ऐसे में इन लोगों ने राहुल गांधी को बेइज्जत किया, नारेबाजी हुई और नारेबाजी होने के साथ साथ कुछ कांग्रेसियों को थप्पड़ जूते चप्पल भी लगे, पिटाई चुराई हुई क्योंकि वो ज्यादा गुंडागर्दी पर उतर आया था कि नहीं नहीं हमारे नेता के खिलाफ नारेबाजी कैसे कर दोगे। अरे भाई तुम्हारा नेता है, नेता के खिलाफ अगर जिंदाबाद का नारा लगेगा अच्छे कामों के लिए तो बुरे कर्मों के लिए मुर्दाबाद का भी नारा लगेगा, तो उसमें तुम्हें भड़कने की क्या जरूरत है। तो ये हाल इन लोगों का है, आपस में भी झगड़ा करो और फिर वहां जाकर पीड़ित पीड़ित कह के उन पीड़ित लोगों को मनोबल बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ कि आगे तुम क्या करोगे, आगे पीड़ित मत बनो, गोली मत खाओ, बम मारो। तुम यही सिखा रहे हो उन लोगों को। अगर एक बार भी इन लोगों ने कहा होता कि देखो पत्थर लेकर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, इसी पत्थर के प्रदर्शन के कारण ये दिल्ली में 2020 में दंगा हुआ और उस समय कहोगे भारतीय जनता पार्टी की कॉन्स्पिरेसी। हर जगह ये लोग शुरू करता है, अंत जब हिंदू के तरफ से होता है तो कॉन्स्पिरेटर हिंदू बन जाता है। जैसे ये कांग्रेसी क्या करेगा जिसने भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा, जो अखिलेश यादव पूरा का पूरा परिवार उसी रास्ते पे चलता है कि कैसे भी मुसलमानों को खुश करो, उनके घर पे जाओ, पार्टी में जाओ, नमाज पढ़ो या फिर साफा लगाओ, टोपी लगाओ, जो करना है कर दो लेकिन मुसलमानों को खुश रखो। ये लोग कॉन्स्पिरेटर हिंदुओं को ही बताएगा और इन्हीं के कर्मों की सजा आज हिंदू भुगत रहा है कि हर जगह पर यह आक्रामक मोड में रहता है। कभी भी इन लोगों ने एक सवाल पूछा संसद के अंदर कि कन्हैया लाल की गला रेत कर हत्या कैसे कर दी गई? कभी इन लोगों ने संसद के अंदर इस बात के लिए हंगामा किया कि कर्नाटक में प्रवीण नेतारू को क्यों मार दिया गया सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए? कभी इन लोगों ने इस बात की चर्चा नहीं की। तो इसलिए जब इन लोगों को उसके इन करतूतों की चर्चा करने के लिए समय नहीं है तो इस बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए, इनको संसद में और सड़क पर हंगामा नहीं करना चाहिए जो कि इनके कुकर्मों की सजा इनको मिल रही है। तो इसलिए संभल में जो इन लोगों ने किया, जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे लोग ज्यादा एक्टिव मोड में आ गया है, इन लोगों के लिए ये उसके लिए गड्ढा खोद रहा है। इसलिए अब देखिए जामा मस्जिद से इमाम एक बोल रहा है डर इतना हावी हो गया, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो किया जा रहा है वो गलत है। अभी तक तो ये लोग नहीं बोलता था, अभी तक तो दुनिया में कहीं भी हिंदुओं के खिलाफ हो ये कभी नहीं बोला, पाकिस्तान पर तो नहीं बोला। हर रोज रिपोर्ट छपती थी हिंदू लड़की के साथ बलात्कार हो गया, उसको अगवा कर लिया, उसको कन्वर्ट कर लिया। अब ऐसे बयान क्यों सामने? क्योंकि इसके अंदर डर है। अब इसको लग रहा है कि अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो हम देशद्रोही साबित हो जाएंगे। ये हिंदू जिस तरह से आक्रामक हो रहा है, कुछ समय के बाद ये जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा 2 दिन पहले कि 24 करोड़ मुसलमानों को क्या समुद्र में फेंक दोगे? तो समुद्र में नहीं फेंकेंगे, खुद ही समुद्र में चला जाएगा। जिस समुद्र में जाने का मतलब है बह जाओगे उसी धारा में और फिर द्वितीय तृतीय स्तर के नागरिक बन के रहोगे। यहां अगर तुम अपनी साजिश करते रहे, इस्लामिक किला बनाते रहे तो उस किले में अब रहने नहीं दिया जाएगा। तुम्हें यहां रहना है क्योंकि एहसान हिंदुओं ने किया। अगर तुम देश का विभाजन इसी आधार पर किए कि एक धर्म हमारा है, एक मजहब है, तो उस मजहब के आधार पर तुमने एक देश के टुकड़े किए तो तुम्हें उसी समय जाना चाहिए था। लेकिन इसकी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी उस समय भी, इसलिए इधर ही रह गया कि हिंदुस्तान को कैसे हिंदुओं के हवाले छोड़ दे, हिंदू राष्ट्र बनने दे। इसलिए इन लोगों ने यहां रहने की कोशिश की, लेकिन अब भूल गया। ये कहा जाता है, एक छोटी सी कहावत जो है कि ट्रेन में बैठने के लिए सीट दो, उसके बाद बैठने के बाद लेटने के लिए शुरू कर देता है और उसके बाद आपको ही खींच के बाहर फेंक देगा, सीट उसके कब्जे में आ जाएगी। ये यही करना चाहता है। ये यहां आया और उसके बाद कुछ क्षेत्रों में खिसकते खिसकते हम लोगों से छीन लिया पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश का इलाका,
और उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें भी कई जगहों पर ये बहुसंख्यक बनते जा रहा है और बहुसंख्यक होते होते कश्मीर में विवाद और नॉर्थ ईस्ट में विवाद, कुछ और जगहों पर विवाद, केरल में जो स्थिति है वो देख ही रहा है सबको। तो हर जगह पर जो कॉन्स्पिरेसी इन लोगों की है उसका जवाब अगर सही तरीके से नहीं दिया जाएगा तो आगे चल के कई पाकिस्तान, बांग्लादेश यहां हिंदुस्तान में बन जाएंगे। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है, इन सारे लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है जो मुसलमानों का मनोबल बढ़ाते जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में संभल विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ विपक्ष इस पर जमकर राजनीति कर रहा है, मुसलमानों को खुश करने के लिए जमकर बयानबाजी हो रही है, तो दूसरी तरफ संभल में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कट्टरपंथियों का जीना हराम हो रहा है, क्योंकि सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस इनके लिए काल बनती जा रही है। दंगाइयों का ऐसा इलाज हो रहा है कि इनकी रूह कांप जा रही है। किस्सा यूपी का भी आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।